नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। हालात नेपाल के अंदर बेकाबू हैं, लेकिन गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाल के अंदर जो आम युवा, जिसको नेपाल में जेन जेड के नाम से कहा जा रहा है, जिस तरह से बेकाबू युवा होकर के सड़क पर उतर गए कल, और अभी तक स्थिति काबू में नहीं आई, बेकाबू सी परिस्थिति है। नेपाल के अंदर जो भ्रष्टाचार और सरकार की तानाशाही और सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला सरकार का आम युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें सोशल मीडिया से ली गई है, सोशल मीडिया के सौजन्य से, और यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आप दर्शकों से अनुरोध और निवेदन है कि बड़ी ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, क्योंकि यह तस्वीर बहुत कुछ कहानियां बयां कर रही हैं। प्रोटेस्ट नेपाल का है, यह जेन जेड प्रोटेस्ट युवाओं के गुस्से को झेल नहीं पाई नेपाल की सरकार ने। युवाओं के गुस्से को झेल नहीं पाई नेपाल की सरकार ने। नेपाल के अंदर बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही थी, किसी के पास रोजगार नहीं था, और यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हैंडल से जो थोड़ा बहुत परिवार चला पा रहे थे लोग, और सरकार नाकामयाब थी, उसी के जरिए अपना एक संचार व्यवस्था भी लोगों की जुड़ती थी, एक दूसरे से संचार भी होता था, आदान प्रदान खबरों का होता था, अपनी बातें प्लेटफार्म पर रख सकते थे, सरकार की कमियों को प्लेटफार्म पर रख सकते थे। उस पर बेंड लगाने की जब बात आई और बेरोजगारी की रही और सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लगातार मिलता रहा, लोग त्रासदी से जूझते रहे, गरीबी से जूझते रहे, बेरोजगारी से जूझते रहे, महंगाई से जूझते रहे, और सरकार के मंत्री और सरकार मस्त रहे। आखिर सर से ऊपर पानी चला गया, और अब आपके सामने यह तस्वीर नेपाल की बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। अब ऐसे में संसद के ऊपर कब्जा कर लिया युवाओं ने। यह नेपाल के युवा संसद के अंदर तक पहुंच गए, दीवार फांगकर। फोर्स सेना जो थी नेपाल की, गोलियां चलाई, कुछ बच्चों की जान भी गई। कल 20 बच्चों की, तकरीबन 16 से 20 बच्चों की जानें गई थी, घायल हुए थे लोग, आज भी गई। लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुका और लोकसभा के ऊपर, संसद के ऊपर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ओली के घर में आग लगा दी गई, मंत्रियों के घर में आग लगा दी गई, गृह मंत्री इस्तीफा दे दिए, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, और अब मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई भागने के फिराक में हैं, और बेकाबू सी स्थिति नेपाल के अंदर पड़ी हुई है। अब सेना उन्हें बचा करके भेजने में कामयाब होती है या नहीं होती है, सरकार दूसरी बनाना चाहती है, वहां की युवा
या चुनाव कराना चाहती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन युवाओं के गुस्से को झेल नहीं पाई है नेपाल सरकार। संसद पर कब्जा नेपाली युवाओं का, प्रधानमंत्री के आवास में लगाई आग, मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा युवाओं ने। यह अभी ट्रेलर है, यह अभी ट्रेलर है। यह गुस्सा किस हद तक जाएगा, आगे कहां तक पहुंचेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, आगे कौन, आगे किस देश का नंबर है? क्योंकि नेपाल के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई, नेताओं का जो तानाशाहियां हैं, सरकार के जो तानाशाहियां हैं, पाखंड हैं, वह बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के अलावा भी कई देशों पर हैं। तो क्या आने वाले वक्त में बाकी के देशों में भी यह तस्वीर देखने को मिलेगी, यह भयावह तस्वीर? क्योंकि अब यह हवा दुनिया में निकल पड़ी है। भारत के पड़ोसी राज्यों से जो तस्वीरें यह सब आ रही हैं, बांग्लादेश या श्रीलंका या अब नेपाल, नेपाल से भारत में आने के लिए लोगों को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, और उस नेपाल में अगर यह चीज हो रहा है तो क्या हमारे देश की सरकार इससे कुछ सबक लेगी, सीख लेगी? यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच जो युवाओं का गुस्सा भड़का है, एक बात निकल करके आ रही है, मैं सबूतों के साथ और 100% यह तो नहीं कह पाऊंगा कि यह बातें सच है या नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ इसमें है, इस तरह का युवाओं को भड़काने के लिए। अब इसे दो तरीके से आप दर्शकों को समझाना चाहूंगा। श्रीलंका में चाइना वहां घुसपैठ कर चुका है, चाइना में बहुत कुछ अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, पाकिस्तान में बना रहा है, बांग्लादेश में बना रहा है, नेपाल में बना रहा है, और सबको चाइना से कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज कि नेपाल के अंदर युवाओं ने यह प्रोटेस्ट किया है और युवाओं ने यह तख्ता पलट कर किया है। बांग्लादेश के अंदर भी युवाओं ने ही प्रोटेस्ट किया और तख्ता पलट किया। बांग्लादेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री भवन या संसद, हर चीज पर जो कब्जा युवाओं ने किया, और शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वहां की, उन्हें भाग करके भारत में शरण लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने शरण दिया और बाकी किसी देश ने शरण नहीं दिया, और आज भी शेख हसीना है। तख्ता पलट हुआ और चाइना से बांग्लादेश का संबंध बहुत मजबूत हो गया उसके बाद, और अचानक बांग्लादेश के अंदर वह युवा सड़क पर उतरे थे। सेम परिस्थितियां नेपाल के अंदर है। अचानक बच्चे सड़क पर उतर चुके, स्कूल ड्रेस में बच्चे सड़कों पर आ गए, यानी कि स्कूल का टाइम था। और अब यह तख्ता पलट, इस्तीफा हो चुका है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, प्रधानमंत्री ने दे दिया इस्तीफा, गृह मंत्री ने दे दिया इस्तीफा। अचानक माहौल कैसे बिगड़ गया? यह परिस्थितियां जो बनी हैं, यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही हैं, जो बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, यह जो बॉर्डर एरिया हमारे हैं, इन देशों में, इन पड़ोसी देशों में इस तरह का अगर आगाज है, और इसमें पूरी तरह से चाइना का अगर हाथ बताया जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, नेपाल के अंदर भी, और पाकिस्तान तो
के साथ तो चाइना है, पाकिस्तान तो पूरी तरह से कब्जे में है चाइना का। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान नहीं चाइना लड़ रहा था, तभी तो हमारे इतने फाइटर जेट या इतने सैनिक शहीद हुए और इतना क्षति नुकसान पहुंचा। लेकिन हमारे देश की सरकार ने एक शब्द तक नहीं कहा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आने वाला वक्त हमारे देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और उससे हमारे देश को सबक लेना चाहिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत तो चाहूंगा, लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।